हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं केएस मुरारी एक बार फिर से आप लोगों के साथ अपने YouTube चैनल केएस मुरारी जीएस पर स्वागत कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में मुगल शासन के दौरान अकबर की क्या उपयोगिता थी, अकबर किस तरह से मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया, इन सारी बातों पर हम लोग चर्चा करें। अकबर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अकबर मुगल बादशाह बाबर द्वारा स्थापित मुगल वंश का काफ़ी महत्वपूर्ण और प्रतापी बादशाह उभर कर सामने आया, काफ़ी महत्वपूर्ण बादशाह के रूप में उभर कर सामने आया। अकबर जो बाबर द्वारा स्थापित मुगल वंश था उसको अस्थायित्व प्रदान किया, क्योंकि अकबर से पहले के जो शासक थे उनके पिता हुमायूं, जो मुगल शासन व्यवस्था को अस्थायित्व प्रदान करने में असफल रहा, और उससे पहले चूंकि बाबर जो हुमायूं के पिता थे, तो बाबर मात्र 4 साल तक के सत्ता संचालित करने का मौका मिला और उस 4 साल के दौरान मुगल साम्राज्य को अस्थायित्व नहीं प्रदान कर पाया। तो मुगल साम्राज्य कि जो वास्तविक या यूं का एक नव साम्राज्यवाद का जो कंसेप्ट आया था, वो अकबर के द्वारा स्थापित जो नीति है उसी संदर्भ में अकबर मुगल साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान करने वाला शासक बना। तो इसी संदर्भ में अकबर की चर्चा करूंगा, क्योंकि अकबर दूरदर्शी शासक के रूप में मुगल काल में उभर कर सामने आया। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के शासक वीरसाल के घर में हुआ। 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म वीरसाल के घर में हुआ था, जो अमरकोट का शासक हुआ करता था। अकबर की माता हमीदा बानो बेगम थी और मात्र 9 वर्ष की अवस्था में यानी 1551 ईस्वी में अकबर को गजनी की सूबेदारी उसके पिता हुमायूं ने प्रदान किया। 1556 ईस्वी में सरहिंद की लड़ाई के दौरान हुमायूं ने अकबर को युवराज घोषित किया, और जिस समय युवराज के रूप में अकबर स्थापित होता है, उस समय अकबर का जो संरक्षक था वह मुनीम खान को नियुक्त किया गया। यानी अकबर के संरक्षक के रूप में मुनीम खान को नियुक्त किया गया जब युवराज के रूप में अकबर नियुक्त होता है हुमायूं के द्वारा। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का राज्याभिषेक होता है। 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक यानी गद्दी पर विराजमान हुआ, और इस अकबर के द्वारा जब राज्याभिषेक किया गया तो राज्याभिषेक के बाद अकबर का संरक्षक बैरम खान हुआ। बैरम खान अकबर जब मुगल गद्दी पर बैठता है तब उसका संरक्षक बैरम खान, उससे पहले जब युवराज के रूप में कार्य करता है तब उस समय उसका संरक्षक मुनीम खान था। राज्याभिषेक के बाद जब अकबर का संरक्षक बैरम खान को नियुक्त किया गया और बैरम खान को इसी परिप्रेक्ष्य में खाने खाना की उपाधि दिया गया। बैरम खान को खाने खाना की उपाधि दिया गया। 1556 से लेकर 1560 तक बैरम खान अकबर बैरम खान के संरक्षक के अधीन काम किया, और इसी परिप्रेक्ष्य में अकबर के जो नजदीकी रिश्तेदार था वो लोग अकबर पर दबाव बनाया कि बैरम खान से स्वतंत्र होकर शासन करे। कहने का आशय यह है कि 1556 ईस्वी से यानी राज्याभिषेक जब हुआ उस समय से 1560 ईस्वी तक जो अकबर बैरम खान के अंदर में काम कर रहा था, यानी बैरम खान अकबर का संरक्षक के रूप में कार्य कर रहा था,
तो इसी परिप्रेक्ष्य में उनके नजदीकी रिश्तेदारों को यह अच्छा नहीं लग रहा होगा कि बैरम खान के दिशा निर्देश के अनुसार अकबर काम करे, बल्कि अकबर पर यह दबाव दिया उनके नजदीकी रिश्तेदारों ने कि अकबर अब बैरम खान से फ्री होकर, स्वतंत्र होकर शासन संचालित करे। तो नजदीकी रिश्तेदारों के दबाव में अकबर काम करना भी चाह रहा था, और उनके नजदीकी रिश्तेदारों में जो कुछ लोग थे उसमें महनमांगा, हमीदा बानो बेगम, शमसुद्दीन खान और उधम खान। तो महनमांगा, शमसुद्दीन खान, उधम खान, हमीदा बानो बेगम, ये जो नजदीकी रिश्तेदार जो अकबर पर दबाव बना रहा था, इस नजदीकी रिश्तेदार को ही अख्ता खेल कहा गया। अख्ता खेल, इसको अख्ता खेल कहा गया। अकबर के नजदीकी रिश्तेदार जो अकबर को दबाव बना रहा था कि बैरम खान से स्वतंत्र होकर अपना सच्चा शासन संचालित करे, उसको अख्ता खेल कहा गया। ठीक है, अख्ता खेल की बात को माना अकबर, और इसी परिप्रेक्ष्य में 1560 ईस्वी में अख्ता खेल के दबाव में आकर अकबर ने बैरम खान को तीर्थ यात्रा पर जाने का आदेश दिया। 1560 ईस्वी में अख्ता खेल के दबाव में अकबर ने बैरम खान को तीर्थ यात्रा पर जाने का आदेश दिया। तीर्थ यात्रा के दौरान ही रास्ते में मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या कर दी। इस प्रकार अकबर अब स्वतंत्र शासक के रूप में सत्ता चलाना प्रारंभ कर दिया। 1561 ईस्वी में, यानी जब बैरम खान से फ्री हो गया उसके बाद, तो 1561 ईस्वी में अकबर अपना पहला विजय अभियान मालवा के रूप में प्रारंभ किया। अकबर का पहला विजय अभियान मालवा के रूप में प्रारंभ किया, और मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित किया। मालवा के शासक बाज बहादुर को पराजित कर दिया। अकबर मुगल साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए राजपूत नीति को अपना राजत्व का सिद्धांत बनाया। राजपूत नीति पुरस्कार एवं दंड की नीति पर आधारित है। राजपूत नीति, अकबर का राजपूत नीति वो पुरस्कार और दंड पर आधारित था। गिफ्ट एंड पनिशमेंट थ्योरी पॉलिसी पुरस्कार एवं दंड पर आधारित था। साथ ही साथ अकबर की राजपूत नीति का एक महत्वपूर्ण भाग वैवाहिक संबंध भी था। वैवाहिक संबंध पुरस्कार और दंड नीति तथा वैवाहिक संबंध से अकबर के सामाजिक स्वीकारोक्ति उभर कर सामने आता है भारत के इतिहास में। कारण कि अकबर राजपूताना के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके यहाँ स्थानीय स्तर पर खासकर राजपूताना के क्षेत्रों में अपनी सामाजिक स्वीकारोक्ति को स्थापित करने में सफल हुआ। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि अकबर की जो राजपूत नीति थी वह सामरिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहा। इसीलिए अकबर की राजपूत नीति को अकबर का नव साम्राज्यवाद कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि राजपूत नीति क्या है और राजपूत नीति के संदर्भ में पुरस्कार और दंड की नीति क्या है। तो अकबर की राजपूत नीति, ठीक, तो जब पुरस्कार की बात करते हैं तो अकबर की राजपूत नीति के तहत जो पुरस्कार है, पुरस्कार वैसे राजपूत जिसने मुगल संप्रभुता को स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता था उसको मुगल मनसबदारी व्यवस्था में या यूं कहे कि प्रशासनिक संरचना में नियुक्ति प्रदान करता था
और उसे मुगल अधिकारी के बराबर सम्मान दिया जाता था, वह एक प्रकार से पुरस्कार के रूप में दिया जाता था। और वैसे राजपूत जिसने मुगल संप्रभुता को स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया, वैसे राजपूत को जो पुरस्कृत राजपूत था उससे दंड दिलवाया जाता था, यानी उसे दंड प्रदान कर उसे दंडित किया जाता था। तो कहने का मतलब है कि जो राजपूत स्वेच्छा से अकबर की राजपूत नीति के परिप्रेक्ष्य में उसकी संप्रभुता को स्वेच्छा से स्वीकार कर लेता था, उसे पुरस्कृत किया जाता था और पुरस्कार के रूप में उसे मुगल मनसबदारी व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में नियुक्त कर मुगल अधिकारी के बराबर सम्मान देता था। और दूसरी ओर जो दंड है, तो वैसे राजपूत जो स्वेच्छा से मुगल संप्रभुता को स्वीकार नहीं करता था, उसको जो पुरस्कृत राजपूत होता था उससे उसे दंड दिलवाता था। ये अकबर की राजपूत नीति के संदर्भ में कहा जाता है। अकबर का राजपूताना संबंध आमेर के शासक राजा भारमल के साथ, और इस राजा भारमल के साथ उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और भारमल या फिर बिहारी मल के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि अकबर राजा भारमल की पुत्री मरियम उज्जमानी से विवाह किया। मरियम उज्जमानी राजा भारमल की पुत्री थी या फिर बिहारी मल की पुत्री थी, उससे विवाह किया। और उसी मरियम उज्जमानी से उत्पन्न पुत्र सलीम, जो बाद में अकबर का उत्तराधिकारी के रूप में जहांगीर के रूप में उभर कर सामने आया। तो इस तरह से अकबर वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहा, सामाजिक स्वीकारोक्ति स्थापित करता है और राजपूत नीति स्थापित करके पुरस्कार और दंड की नीति के तहत जो है सो यह स्थायित्व प्रदान करता है। चूंकि स्थानीय स्तर पर राजपूत के सहयोगी के रूप में स्वीकार करना अकबर के लिए मजबूरी था, क्योंकि मुगल साम्राज्य की जो स्थापना होती है वह मुगल साम्राज्य की जो स्थापना होती है वह अफगानों को पराजित करके, और अफगानों के साथ साथ राजपूतों को भी पराजित किया गया, जैसा कि राणा सांगा और उससे पहले इब्राहिम लोदी। तो अफगान और राजपूतों को पराजित करके बाबर ने मुगल सत्ता स्थापित किया है। वैसी स्थिति में अफगानों से दोस्ती ना करके राजपूतों को मित्र बनाकर मुगल साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान करने का कोशिश अकबर के द्वारा किया गया। मानसिंह जो एक राजपूत महत्वाकांक्षी शासक था, तो मानसिंह को इसी राजपूत नीति के संदर्भ में 7000 का मनसब और उसके पिता भगवान दास को 5000 का मनसब प्रदान कर मुगल मनसबदारी व्यवस्था में शामिल कर उसे पुरस्कृत किया गया। चलिए, इसी परिप्रेक्ष्य में फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं कि 1567 ईस्वी में 1567 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया और मेवाड़ के राजा उदय सिंह ने मुगल संप्रभुता मानने से इनकार कर दिया था, इसीलिए मेवाड़ पर अकबर ने आक्रमण किया। चित्तौड़ का किला उसी मेवाड़ के अधीन था, तो चित्तौड़ के किला को राजा उदय सिंह ने जयमल और भत्ता को सौंपकर खुद पहाड़ियों में जाकर शरण लिया। जयमल और फत्ता वीरता पूर्वक लड़ते हुए मारा गया। जयमल और फत्ता के वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने उन दोनों को मूर्ति लगवाया। हालांकि बाद में उस दोनों की मूर्ति को तुड़वा दिया गया था। 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ के किला पर अधिकार कर लिया। 1569 ईस्वी में अकबर ने राजपूत अभियान प्रारंभ किया और राजपूत अभियान के तहत राजपूत के शासक रणथंभौर के शासक सूरजभान राय को पराजित कर दिया। उसके बाद 1571 ईस्वी में गुजरात अभियान प्रारंभ किया गया और गुजरात के शासक मुजफ्फर खान हुआ करता था। तो मुजफ्फर खान तृतीय था और कहा जाता है कि अकबर का गुजरात अभियान बहुत कम समय में जीता गया अभियान था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया और गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने सबसे पहले समुद्र दर्शन किया और पुर्तगालियों
से भेंट किया। इसके बाद 10 जून 1576 ईस्वी को 10 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी की लड़ाई, और उस हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप के सामने अकबर का सेनापति मानसिंह था। मानसिंह जो जिसका मैंने पहले ही जिक्र किया कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था में 7000 का मनसब प्राप्त कर मुगल मनसबदारी व्यवस्था में शामिल हुआ और सेना का प्रधान बना हल्दी घाटी के युद्ध के लिए। और ये पुरस्कृत राजपूत है, क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था में शामिल था, और इस पुरस्कृत राजपूत जो मानसिंह है उसी के द्वारा महाराणा प्रताप को दंडित करने के लिए भेजा गया है। दोनों के बीच युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप युद्ध के दौरान जंगल में भागने को विवश हो गया। 1581 ईस्वी में अकबर ने काबुल का अभियान किया और काबुल में मिर्जा हकीम को हटाकर उसकी बहन बख्तू निसा को गवर्नर बना दिया गया। ठीक, तो इस तरह से मुगलों का जो अभियान है वो प्रारंभ हो गया अकबर के नेतृत्व में 1561 से मालवा विजय से। अब आ रहा हूं 1586 ईस्वी में कश्मीर, 1591 ईस्वी में सिंध और 1595 ईस्वी में कंधार। ये तीनों सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था उत्तर पश्चिम भारत के समय। अकबर का दक्षिण विजय खान देश को लेकर था। खान देश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। खान देश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। और खान देश की राजधानी बुरहानपुर हुआ करता था। खान देश का प्रसिद्ध किला असीरगढ़ का किला था और उस असीरगढ़ के किले को अकबर ने 1601 ईस्वी में जीत लिया। और असीरगढ़ का विजय अकबर का अंतिम विजय था और असीरगढ़ के विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर ने सम्राट यानी बादशाह की उपाधि धारण किया। असीरगढ़ के किला में जो ताला लगा हुआ था, कहा जाता है कि उस असीरगढ़ के किले में जो ताला लगा हुआ था उसको सोने के चाबी से खोला गया था। 1562 ईस्वी में, अभी तक मैंने अकबर का विजयी अभियानों का चर्चा किया, अब मैं अकबर के द्वारा जो किया गया कुछ कार्य है उस पर चर्चा कर रहा हूं। 1562 ईस्वी में अकबर ने गुलाम प्रथा पर रोक लगाई। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया। 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना की गई। इबादत खाना में धार्मिक वाद विवाद होता था और धार्मिक वाद विवाद के तहत अंतिम निर्णय राजा का होता था। इबादत खाना में प्रारंभ में केवल इस्लामिक धार्मिक वाद विवाद होता था, लेकिन 1576 ईस्वी में इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया और इबादत खाना में 2 मुख्य वक्ता हुआ करता था, एक अबुल फजल और दूसरा अब्दुल कादिर। दोनों को प्रशिक्षण शेख मुबारक ने दिया जो अबुल फजल का पिता था। शेख मुबारक ने दोनों को प्रशिक्षित किया, एक अबुल फजल और दूसरा अब्दुल कादिर को, जो इबादत खाना का प्रमुख वक्ता हुआ करता था। 1579 ईस्वी में अकबर ने महजरनामा प्रस्तुत किया। महजरनामा एक दस्तावेज है जिसमें लिखा है कि सत्य और न्याय पर केवल इस्लाम का ही एकाधिकार नहीं है बल्कि अन्य धर्मों का भी अधिकार है। सत्य और न्याय पर केवल इस्लाम का अधिकार नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि 1579 ईस्वी में अकबर ने महजरनामा प्रस्तुत किया और महजरनामा एक दस्तावेज है जिसमें लिखा है कि सत्य और न्याय पर केवल इस्लाम का ही एकाधिकार नहीं है बल्कि अन्य धर्मों का भी अधिकार सत्य और न्याय पर है। हालांकि महजरनामा असफल हो गया
मजहरनामा असफल हो गया और उसकी असफलता के बाद अकबर ने सुलह कुल की नीति को अपनाया। मजहरनामा की असफलता के बाद सुलह कुल की नीति को अपनाया। सुलह कुल की नीति को अपनाया और सुलह कुल यानी कहने का मतलब है सबों के लिए शांति, पीस फॉर ऑल। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया, जिसको तौहीद इलाही भी कहा जाता है। और इसी 1582 ईस्वी को इलाही संवत यानी एक कैलेंडर है जो अकबर के द्वारा चलाया गया, जिसको इलाही संवत कहा गया है, वो 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था दीन इलाही के रूप में। दीन इलाही यानी तौहीद इलाही को कहने का आशय है कि दैवीय एकेश्वरवाद, यानी दीन इलाही के माध्यम से दैवीय एकेश्वरवाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था अकबर ने, यानी देवता एक, यानी इस्लाम में एकेश्वरवाद की अवधारणा और मजबूती से उभर कर सामने आता है दीन इलाही के रूप में। अब मैं अकबर की थोड़ा सा प्रशासनिक संरचना की बात करता हूं, खासकर मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के तहत प्रशासनिक संरचना को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। प्रशासनिक संरचना को अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के माध्यम से, मनसबदारी व्यवस्था हालांकि मनसबदारी व्यवस्था सबसे पहले मध्य एशिया में चंगेज खान ने प्रारंभ किया था और भारत में इस मनसबदारी व्यवस्था को लाने वाला अकबर। मनसबदारी व्यवस्था दो संदर्भों में, एक जात और दूसरा सवार। जात क्या होता है और सवार क्या होता है? जात मीन्स रैंक, यानी मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में एक आधिकारिक पद, एक ओहदा होता था, आधिकारिक पद या ओहदा, स्टेटस यानी पोस्ट कह सकते या रैंक, और ये जो है सो वेतन निर्धारित करता था। जितना अधिक वेतन उतना बड़ा पोस्ट, उतना बड़ा पोस्ट, ओहदा। और ये सवार जो है वह घोड़ों की संख्या निर्धारित होती, सवार से घोड़ों की संख्या निर्धारित होती है। तो अकबर मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार के माध्यम से प्रशासनिक संरचना को संचालित किया और स्थायित्व प्रदान किया। जितना अधिक रैंक उतना अधिक वेतन, और उस अनुपात में जो है सो सवारों के रखने की सही, यानी घोड़ों को रखने की बात। जैसे 10 से 500 जात वाले, 500 जात यानी 10 जात से लेकर 500 जात वाले को मनसबदार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनसबदार। और 500 से 2500 तक वाले जात को, 500 से 2500 वाले जात को आमिर कहा जाता था। आमिर कहा जाता था। और 2500 से अधिक जात वाले को आमिर उम्दा कहा जाता था। 2500 से अधिक जात वाले आमिर उल उम्दा कहा जाता था। कहने का मतलब है जिसको 10 रुपया यानी वेतन मिलता है, या 10 रुपया से लेकर 500 रुपया तक का जो वेतन लेता है, उस अनुसार उसका जात निर्धारित हुआ, और उसी अनुपात में जो है उसको सवारों को रखने की अनुमति थी। तो 10 से 500 जात वाले मनसबदार, 500 से 2,500 जात वाले आमिर, और 2,500 से अधिक जात वाले आमिर उल उम्दा कहलाता।
सामान्य तौर पर ये तीनों मनसबदार आमिर और आमिर और उम्दा मनसबदार ही कहलाते थे। आमतौर पर जात रैंक से सवारों की संख्या ज्यादा नहीं होती थी, यानी जितना जात है उससे अधिक सवारों की संख्या ज्यादा नहीं। सामान्य तौर पर अकबर के समय में जात रैंक की संख्या आधे से अधिक और पूरा से कम सवार रखा जा सकता था। यानी जात रैंक की संख्या जितना है, मान लिया जाए कि जात रैंक की संख्या 500 है, तो 500 से अधिक 500 यानी कि 500 के आधे से अधिक और पूरा से कम, यानी कहने का मतलब 250 रख सकता है सवार, 300 रख सकता है सवार, 400 रख सकता है सवार आधे से अधिक और पूरा से कम यानी 500 से कम रख सकता है। तो इस तरह से मनसबदारों को सवार रखने की प्रावधान किया गया था। अकबर के बाद जब उसका उत्तराधिकारी जहांगीर मुगल सत्ता पर काबिज होता है, तो उसने अकबर के द्वारा जो लागू मनसबदारी व्यवस्था थे उस मनसबदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन किया, और मनसबदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन किया जिसको सी अस्पा दुई अस्पा कहा गया। और सी अस्पा दुई अस्पा कहने का मतलब है कि जहांगीर ने जात रैंक को बढ़ाए बगैर सवारों की संख्या दोगुनी कर दिया था, यानी पेमेंट नहीं बढ़ाया लेकिन उसको घोड़ों की संख्या बढ़ा दिया गया था, स्टेटस नहीं बढ़ाया लेकिन पैसेंजर को बढ़ा दिया, सवारों की संख्या को बढ़ा दिया गया था, जिसको सी अस्पा दुई अस्पा कहा गया। और यह सी अस्पा दुई अस्पा इसलिए किया गया कारण कि दक्कन का अभियान चल रहा था और दक्कन अभियान में अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी। वैसी स्थिति में जात नहीं बढ़ाया गया बल्कि सवारों की संख्या बढ़ा दिया, यानी घोड़ों की संख्या बढ़ा दिया गया था। शाहजहां के जहांगीर के बाद जब शाहजहां मुगल गद्दी पर बैठता है तो उसने भी मुगल मनसबदारी व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन करते हुए महीना प्रणाली को लागू किया। महीना प्रणाली शाहजहां द्वारा लागू किया गया, जिसमें 6 महीना 3 महीना 6 महीना और 9 महीना पर जो है सो वेतन या रैंक प्रदान किया जाता था। और ऐसा इसलिए किया गया, महीना प्रणाली इसलिए लाया गया क्योंकि जामा और हासिल में बहुत बड़ा अंतर्विरोध था। तो जामा और हासिल के बढ़ते अंतर्विरोध को कम करने के लिए शाहजहां ने 6 महीना 9 महीना और 12 महीना पर जो है सो वेतन यानी कि रैंक बांटने का काम किया, जिसको कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था में महीना प्रणाली कहा जाता है। अकबर के मनसबदारी व्यवस्था में राजपूत को शामिल किया गया, जबकि जहांगीर के शासनकाल में मनसबदारी व्यवस्था में अफगानों को शामिल किया गया और औरंगजेब के समय में मराठों को शामिल किया गया। और इसलिए कहा जाता है कि औरंगजेब के समय में मनसबदारों में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार हुआ करते थे, यानी पूरे मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी। अकबर का जब अंतिम समय आता है तो उसी बीच में ही अकबर का पुत्र सलीम विद्रोही गतिविधियों में शामिल रहता था। तो वैसी स्थिति में अकबर ने सलीम को सुधारने के लिए एक पढ़े लिखे व्यक्ति अबुल फजल को भेजता है। उससे पहले मैं बता दूं, क्योंकि अकबर का जो पुत्र सलीम है, सलीम के पुत्र खुसरो को उत्तराधिकार घोषित कर देता है अकबर। कारण अकबर सलीम से नाराज था, तो अकबर सलीम को सुधारने के लिए सलीम के पुत्र खुसरो को उत्तराधिकार घोषित कर देता है। फिर भी सलीम नहीं सुधरता है। इस बीच सलीम इलाहाबाद का गवर्नर था। अकबर सलीम को इलाहाबाद छोड़कर दक्कन और कंधार अभियान पर जाने का आदेश दिया, लेकिन सलीम इस आदेश की अवहेलना की। अकबर ने सलीम को समझाने के लिए अबुल फजल को भेजा और इस कार्य में अबुल फजल असफल रहा। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। तो इस तरह से अबुल फजल की भी हत्या हो गई। 1601 ईस्वी में मानमांगा की मृत्यु हो गई
और महानवांगा की मृत्यु के बाद सलीम वापस आता है, और सलीम वापस आता है, अकबर इसे माफ कर दिया, अपने तो अपने हैं, है ना। और इसी परिप्रेक्ष्य में 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई, और 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि के साथ मुगल गद्दी पर बैठा। तो इस तरह से मुगल साम्राज्य को अस्थायित्व प्रदान करने में अकबर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही, और अकबर की ये इस नव साम्राज्यवाद की नीति आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि सत्ता संचालित करने के लिए स्थानीय शासकों या स्थानीय लोगों का सहभागी आवश्यक हो जाता है। तो मैं समझता हूं आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।